अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। सुजुकी लियाना बहुत ज़्यादा बदकिस्मत गाड़ी, और बदकिस्मती इस गाड़ी की है कि इसके ऊपर सुजुकी का लोगो लग गया बस। वरना यकीन जानें, ये गाड़ी किसी और कंपनी की होती तो उस ज़माने में जो इस गाड़ी के फ़ीचर्स थे वो कंपनी इस गाड़ी को चार चांद लगवा देती, और इस गाड़ी की आज भी सेल फिगर्स इतनी इंप्रेसिव होती कि आपको हो सकता है कि आजकल के इस मौजूदा टाइम में लियाना मिलती ही ना, कोई बेचता ही ना। लेकिन आजकल जो है वो टाइम उल्टा है, लियाना कोई लेता ही नहीं है, और जो भी जिस बेचारे का पास है वो उसको निकालने के चक्कर में कि उसकी किसी तरह निकल जाए, अगर उसको कोई अच्छा रेट मिल जाए तो। लेकिन ये कि आजकल की महंगाई में अगर आप देखें तो आप अगर बेसिक जो आपकी सेडान कार्स हैं, जिसमें आपकी होंडा सिटी 1.3 होगी, इसके अलावा आपकी टोयोटा करोला एक्सएल या जीएलआई होगी, इनका अगर आप 2012-13 मॉडल भी देख लें तो वो वाला मॉडल भी अब आराम से लोग उनका 25-25 लाख मांग लेते हैं बड़े आराम से। आजकल कोई फिक्स रेट नहीं है, जो जिसका दिल चाहता है वो मांग रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में सुजुकी लियाना की अगर आप प्राइस देखें तो सुजुकी लियाना आज भी आपको 10 से 12 लाख की मिल जाती है, और अगर इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और मॉडल भी लेटेस्ट है, 2013 मॉडल है या 14 मॉडल है, तो वो गाड़ी आपको हो सकता है 15 तक की मिल जाए मैक्सिमम। तो अब आज के इस टाइम में 15 लाख रुपए में एक सेडान कार, जिसके अंदर आपको एबीएस ब्रेक्स भी मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको इमोबिलाइज़र की मिल जाती है, उसके अलावा आपको सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो कि एक बेसिक सेडान कार में होने चाहिए, तो फिर लोगों के जहन में एक ऑटोमेटिकली ख्याल आता है कि फिर सुजुकी लियाना की तरफ क्यों ना जाया जाए। लेकिन ये है कि उनको एक चीज़ रोक देती है, वो है कि लोगों की बातें, मिसकंसेप्शन जो लोगों ने फैलाई हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग। अब मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। अभी मैं इंट्रो इतना लंबा कर दूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, और यहीं से अक्सर लोग वीडियो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो मैं आगे आपको सारी डिटेल से बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में, एक एक चीज़, और फिर आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी को आपको क्या लेना चाहिए आज के टाइम में या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सुजुकी लियाना की हम बात करें तो इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए पाक सुजुकी ने 2006 में, और ये गाड़ी रिप्लेसमेंट थी सुजुकी बलिनो की। इसके 3 वेरिएंट्स थे। सबसे पहला जिसका वेरिएंट था वो RXi 1300 सीसी वाला वेरिएंट था, जो कि बेसिक वेरिएंट था इसका। फिर इसके अलावा इसका दूसरा वेरिएंट था LXi, वो भी 1300 सीसी था, उसके अंदर आपको थोड़े से फीचर ज़्यादा मिल जाते थे। फिर इसके अलावा इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था वो 1.6 एमिनेंट था, और वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलता था। अब अगर फीचर्स की बात करें तो जो आपका इसका बेसिक वेरिएंट था उसके अंदर आपको ABS ब्रेक्स नहीं मिलती थी। बाकी है कि मोबिलाइज़र की आपको उस गाड़ी के अंदर भी मिल जाती थी। इसके अलावा सारे बेसिक फीचर्स उस गाड़ी के अंदर भी थे, जो कि पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर भी आपको मिल जाती थी। सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती थी बेसिक वेरिएंट के अंदर। फिर इसके अलावा जो आपका LXi वाला वेरिएंट था 1300 सीसी, उसके अंदर आपको ABS ब्रेक्स मिल जाती थी। उसके अलावा आपको साथ अलॉय व्हील्स मिल जाते थे। बाकी फीचर्स वही थे मोबिलाइज़र की, और जो बाकी सारे मैंने आपको बताएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं 2006 के टाइम में एक गाड़ी में आपको ABS ब्रेक्स मिल रही हैं, जो कि लोकल गाड़ी है, इंपोर्टेड गाड़ी की मैं बात नहीं कर रही, लोकल गाड़ी है। लोकल गाड़ी में आपको 2006 में ABS ब्रेक्स मिली थी। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आपका 1.6 एमिनेंट वाला वेरिएंट है, उस टाइम पे उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती थी, और उस गाड़ी के अंदर भी आपको ABS ब्रेक्स और अलॉय व्हील्स वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते थे। और इसका जो इंजन है, अगर आप 1300 सीसी वाले की बात करें तो वो M13 इंजन है, जो कि आपका सुजुकी स्विफ्ट में भी इंजन आया, जो आपकी सुजुकी स्विफ्ट की पिछली जनरेशन चल रही थी। अभी तो आपकी लेटेस्ट जनरेशन आ गई भी है, लेकिन जिससे पिछली वाली जनरेशन थी उसके अंदर भी वही सेम इंजन था जो कि सुजुकी लियाना के अंदर है। तो अब अगर आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसकी सेल्स हुई हैं वो 1300 सीसी वाले वेरिएंट की हुई हैं। वो उसमें RXi LXi दोनों हैं, तो सेल्स इसकी नो डाउट कम है। लेकिन ये कि उन कम सेल्स में से भी जो ज़्यादा सेल्स हुई हैं वो आपके ये बेसिक जो वेरिएंट्स थे RXi और LXi इनकी हुई हैं। तो अगर हम इन्हीं की बात कर लें तो परफॉर्मेंस देखा जाए इस गाड़ी का जो इंजन है 1300 सीसी, उसके अंदर आपको 92 हॉर्स पावर की पावर आउटपुट मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इससे पहले आने वाली सुजुकी बलिनो की हॉर्स पावर 84 थी 1300 सीसी के साथ, इसकी हॉर्स पावर 92 है। तो इसका जो फिगर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव है, और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बहुत पावरफुल इंजन है इस गाड़ी के अंदर। और इसकी फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो फ्यूल एवरेज इसकी अक्सर लोग 13 से 14 कहते हैं, तो उनकी बात ही माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अपने पास ये गाड़ी नहीं, वरना मैं आपको ज़्यादा रियलिस्टिक बताता है इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है। तो लेकिन ये है कि 13 से 14 इसकी एवरेज शहर के अंदर लाजमी आ जाए, तो लॉन्ग रूट के अंदर 16-17 आपके पाँव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलाते हैं। बाकी है कि इस गाड़ी के जो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस है, सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफ है। वैसे अगर आप देखें तो सुजुकी की अपनी जो पिछली सेडान कार्स हैं, जिसमें सुजुकी बलिनो और सुजुकी मार्गल हैं, उनके सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट हैं। लेकिन ये कि लियाना का सस्पेंशन उस तरह से सॉफ्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से होंडा सिटी से बेहतर है फिर भी। तो इसके अलावा यह कि इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी कम है, तो ये गाड़ी जो है वो नीचे भी लग जाती है। अगर आपने इसमें ज़्यादा बंदे बिठाए हुए हैं, ज़्यादा आपने इसमें लोड रखा हुआ, तो इस गाड़ी के नीचे लगने की भी प्रॉब्लम है।
तो लेकिन ये कि ओवरऑल गाड़ी परफेक्ट गाड़ी है और इसी के परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रेसिव है। अगर आप इसके देखें तो इसी के वेंट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसका जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। फिर आप देखें तो इसके डैशबोर्ड के अंदर एक सेंटर में आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल रहा है। यह डिस्प्ले आपको आउटसाइड टेम्परेचर बताता है, जो बाहर का आपका टेम्परेचर है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 2006 में एक गाड़ी आपको बाहर का टेम्परेचर भी बता रही है, जबकि उस ज़माने में जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे, मेन कॉम्पिटिटर तो इसका होंडा सिटी है, उसके अंदर भी ये फीचर नहीं थे। और उसके अलावा आप ऊपर निकल जाएँ, जो सुपर की गाड़ी है, ऊपर वाली क्लास की होंडा सिविक, टोयोटा करोला वगैरह, उनके अंदर भी आपको ये फीचर नहीं मिल रहा था, जो कि उस टाइम पे आपको सुजुकी लियाना के अंदर मिलता था। तो ये तो मैंने आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के आखिर फ्लॉप होने की वजह क्या थी। तो सुजुकी लियाना को भाई आपके जो मैकेनिक्स हजरात हैं ना, इन्होंने फ्लॉप करवाया। इसकी वजह है कि इनको इस गाड़ी की समझ नहीं थी। शुरू में जब ये गाड़ी आई है, इनको वही पुराने मेहरान एफएक्स वगैरह उन जैसी गाड़ियों की इनको आदत पड़ी हुई है, जिनकी सारी चीज़ें सामने सामने। इनको इस किस्म की गाड़ी की बिल्कुल समझ ही नहीं आई, जिस गाड़ी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी कि आप कहना है कि इस गाड़ी की अगर आपने एक चीज़ का काम करवाना है तो उसके लिए आपको इसकी 10 चीज़ें खुलवानी पड़ती हैं। तो ये इस गाड़ी में एक मसला है। तो इस वजह से इसके मैकेनिक्स जो थे वो बड़े कम थे, जो इस गाड़ी को समझते थे। और मुझे मैकेनिक्स पे गुस्सा इसलिए आता है कि इन लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो लाखों रुपए का एक बंदा आपके पास गाड़ी लेके आया हुआ है, जब आपको नहीं समझ तो आप उसका काम क्यों ख़राब करते हैं? आप कह दें कि भाई आपको समझ नहीं है, आप किसी और के पास ले जाएं गाड़ी। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ की समझ नहीं भी होती, इन्होंने उस गाड़ी के अंदर भी घुस के उस गाड़ी को ख़राब करना होता है अच्छी तरह, और अपने पैसे बनाने होते हैं, लूटना होता है जो बेचारा गाड़ी लेके आ गया, क्योंकि ये समझते हैं कि ये तो हमारे पास आ गया, अब इसको फंसाओ, इसको फंसा के इससे पैसे निकालो। इस तरह की जो सोच होती है, तो ये सोच जो है वो बड़ी गलत है। लेकिन ये बात ज़रा साइड पे जा रही है। अगर सुजुकी लियाना पे हम रहें, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी बड़ी डिटेल से, कि जो मैकेनिक्स हरकतें करते हैं। बहरहाल ये कि इस गाड़ी के साथ जो मसले आए थे, वो सबसे ज़्यादा जिसका मशहूर मसला वो इसका थर्मोस्टेट वॉल्व का था। अक्सर लोगों को थर्मोस्टेट वॉल्व में इसकी कंप्लेन होती थी। फिर यह कि लोग मैकेनिक्स के पास जाते थे, उन मैकेनिक्स को पता ही नहीं होता था इसके थर्मोस्टेट वॉल्व की लोकेशन किधर है, क्योंकि इसका जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो नॉन कन्वेंशनल जगह पे था, वो ज़रा हट के लगा हुआ था, जिस तरह आम गाड़ियों का होता है वो उस तरह से नहीं लगा हुआ था। तो मैकेनिक्स ने जो हरकतें की हैं इस गाड़ी के साथ, उन्होंने पूरा इंजन बाहर निकाल दिया और वो अपनी तरफ से कहीं पर थर्मोस्टेट वॉल्व फिट कर दिया और बस इंजन वापस फिट कर दिया। उससे क्या हुआ, आपकी गाड़ी हीटअप हुई है। दो थर्मोस्टेट वॉल्व लगे हैं, गाड़ी हीटअप हुई है आपकी। और उसके बाद किसी की गैस किट ख़राब हुई है, किसी का इंजन सीज़ हुआ है, किसी के साथ कुछ हुआ है। तो यही वजह है कि लियाना की जो रीसेल वैल्यू वो बड़ी ख़राब हो गई है। उसकी वजह ये कि आप अब जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आप ख़ुद को इमेजिन करें कि आप इस सिनेरियो में कि आप किसी की लियाना देख रहे हैं जो आपको बेच रहे हैं, तो आपके जहन में क्या ये ख्यालात नहीं आएंगे कि यार इस गाड़ी के साथ तो मैकेनिक गर्दी हुई होगी, इस गाड़ी का इंजन भी ख़राब हुआ होगा, इसकी बाकी चीज़ें भी ख़राब हुई होंगी। तो अगर मैं ये गाड़ी लेता हूँ तो इसके पार्ट्स भी बड़े महंगे हैं, तो मुझे तो ये लेके तो जितने की गाड़ी हो सकता है उससे आधी कीमत इसके ऊपर और लगानी पड़ जाए इसको परफेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से लियाना के लोग कम पैसे बताते हैं। कम पैसे बताने की वजह, मेन वजह ये। अब आप फिर दूसरी वजह पे आ जाए इसके फ्लॉप होने की। फ्लॉप होने की दूसरी वजह इसके स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस हैं। स्पेयर पार्ट्स इसके बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स की महंगाई में जो कसूर है वो गाड़ी की परफॉर्मेंस का ज़ाहिर है। गाड़ी जब ज़्यादा तादाद में मार्केट में आती है, जब ज़्यादा यूनिट्स होते हैं गाड़ी के मार्केट में, तो ज़्यादा डिमांड होती है, तो ऑटोमेटिकली स्पेयर पार्ट्स भी जो हैं वो गाड़ी के वो बनने शुरू हो जाते हैं, और लोकली बनते हैं। फिर कॉपी पार्ट्स बनते हैं, तरह तरह के पार्ट्स बनते हैं। उससे ये होता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है स्पेयर पार्ट्स की। लेकिन लियाना के केस में इस तरह से नहीं हुआ। लियाना की डिमांड भी इतनी नहीं रही, लियाना के यूनिट्स भी कम है मार्केट में, तो उस वजह से उसके जो पार्ट्स हैं वो वही हैं जो कि बस ओरिजिनल कहीं ना कहीं से आगे में। और ये है कि इसके पार्ट्स आपको महंगे तो मिलते हैं, इसके अलावा मिलते भी कहीं कहीं से। हो सकता है आप अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपको इतना मसला ना हो उसके पार्ट्स का, लेकिन यह है कि अगर आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर से आप हट के हैं, तो फिर आपको ज़रूर मसला हो सकता है। फिर यह है कि आपको बड़े शहर की वर्कशॉप में आना पड़े इसकी मेंटेनेंस के लिए। फिर बाकी यही है कि इसके जो मसाइल हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि लोग इस पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं कि इसके इंजन वगैरह का क्या हाल होगा, बाकी चीज़ों का क्या हाल होगा। तो ओवरऑल लियाना के जो फेलियर की वजूहत हैं वो यही है कि ये मैकेनिक्स हैं, इन्होंने ना सिर्फ के गाड़ियाँ ख़राब की हैं लोगों की, बल्कि इन्होंने मिसकॉन्सेप्शन भी फैलाई है मार्केट में, जिसे आप बदगुमानी कहते हैं। बदगुमानी भी इन्होंने फैला दी इस गाड़ी के बारे में कि जी ये गाड़ी तो ऐसी है तो वैसी, क्योंकि इनको इस गाड़ी की समझ नहीं आई, जबकि गाड़ी का कोई इतना कसूर नहीं था। गाड़ी की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी। लेकिन ये है कि इन लोगों ने इस गाड़ी को ख़राब किया, अपने हाथों से भी ख़राब किया और अपनी ज़ुबान से भी इन्होंने इस गाड़ी के बारे में गलत अल्फाज बताए, जिससे ये कि लोगों में इस गाड़ी की जो है वो एक बुरी इमेज चली गई लोगों के ज़हनों में, और लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी लेना छोड़ दिया। तो ये सारी वजह थी, ये सारा सिनेरियो था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये गाड़ी आखिर में लेनी चाहिए कि नहीं। तो व्यूअर्स देखें, सबसे पहले आप कोई भी यूज़ गाड़ी ले रहे हो, कोई भी यूज़ गाड़ी, चाहे वो लियाना हो कोई भी हो, आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना था। पहली चीज़ गाड़ी की रीसेल वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जब गाड़ी ले रहे हैं तो आपने कुछ अरसे बाद बेचनी भी है। तो अगर आपको रीसेल वैल्यू का कंसर्न नहीं है, आप वो बंदे हैं जिसने गाड़ी ले के, तो आपको नहीं पता आपने अब दोबारा दूसरी गाड़ी कब लेनी है।
और आपने एक ही गाड़ी लेकर यूज़ करनी है, चलानी है, आपने अपनी फैमिली के लिए लेनी है, अपने लिए लेनी है, वट तो फिर ये है कि आप रीसेल वैल्यू इतना कंसिडर नहीं करते। लेकिन ये कि अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि आपने बस गाड़ी लेनी है, शौक पूरा करना है और बेचनी है, फिर ज़ाहिर है आपको रीसेल की ज़रूरत है। तो अगर ये है कि आपको रीसेल की ज़रूरत है तो फिर आप ज़रूर देखेंगे रीसेल वैल्यू कैसी है। दूसरी चीज़ गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तो हर कोई देखता है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो लियाना की मेंटेनेंस कॉस्ट महंगी है, इसमें कोई शक नहीं। इसके स्पेयर पार्ट्स ही जब महंगे हैं, इसके अलावा इसका मैकेनिक भी आपको कहीं कहीं अवेलेबल है, हर मैकेनिक लियाना को नहीं समझता। तो आप ये है कि सुजुकी लियाना के जितने ओनर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ आप कोलैबोरेशन किया करें। अगर आप में से किसी एक बंदे का गाड़ी का काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा मैकेनिक आपको मिला हुआ, तो आप बाकियों को भी सजेस्ट करें कि आप भी इसी से काम करवाएं। इस तरह अरे गरे हर किसी मैकेनिक के पास आप ना ये गाड़ी लेके जाएँ, वो आपका गाड़ी कंजर पंजर ढीला कर देगा और आपको लूट लेगा, तो वो आपका अलग नुकसान है। तो इससे बेहतर है कि आप कोलैबोरेशन में रहें जितने ओनर्स हैं इस गाड़ी के, और एक दूसरे को गाइड करें कि कौन सा बंदा सही है जिसके पास आप ये गाड़ी लेके जाएँ। तो खैर ये तो ज़ाहिर आपका काम है। बाकी ये कि मेंटेनेंस महंगी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। मेंटेनेंस इसकी जो है वो उस तरह की सस्ती नहीं है कि आप कह सकें कि आपको पीस ऑफ माइंड होगा। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर लियाना का ख्याल आता है आपके जहन में, तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आप फिर वो गाड़ी लें जो कि आपको 100% आपको श्योरिटी हो। जिस तरह आप किसी जानने वाले से ले रहे हैं या किसी की गारंटी है आपके जानने वाले की कि जिस गाड़ी का कभी भी किसी मैकेनिक ने काम ख़राब नहीं किया, इसका इंजन बिल्कुल सही हालत में है, बाकी सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल सही हालत में है, तो फिर यह है कि आप लियाना ज़रूर ले लें। लेकिन यह है कि फिर एक चीज़ आपको साथ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस महंगी है, इसके पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे और हो सकता है कभी कभी आपको ना भी मिले, वो भी आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़े। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप थोड़ा सा पिछले मॉडल पे आ जाएँ, आप फिर सुजुकी बलिनो की तरफ चले जाएँ। आप सुजुकी बलिनो लेके तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो लियाना से ज़रा कम प्राइस पे हो जाती है, इसके अलावा उसके पार्ट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, उसकी प्राइसेस भी कम है, फिर वो गाड़ी है भी काफ़ी ज़्यादा, उसकी रीसेल का भी आपको मसला नहीं होने लगा। तो लेकिन ये है कि लियाना भी बुरी गाड़ी नहीं है, लियाना एक बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं अगर अपना आपको बताऊँ तो मैं अगर मुझे अच्छी साफ़ सुथरी लियाना मिल रही हो, गारंटी हो कि जी ये गाड़ी बिल्कुल सही हालत में है, तो फिर ये है कि मैं लियाना की तरफ ज़रूर जाऊँगा। फिर ये है कि मेंटेनेंस तो महंगी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए आपको फिर कड़वा घूंट थोड़ा सा पीना पड़ता है। तो ये हमारे लोग नहीं समझते। उनको अगर आप कोई अच्छी चीज़ ले रहे हैं तो अगर उसके थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो वो भी आप कंसिडर करें फिर साथ, और उनको भी बर्दाश्त करें। लेकिन यह है कि अगर आपको स्पेयर पार्ट्स की प्राइस नहीं अफोर्ड कर सकते आप, नहीं आपको वारा खाती, रीसेल का भी आपको मसला है, फिर आप लियाना बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको इन सारी चीज़ों का मसला नहीं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं महंगे पार्ट्स, इसके अलावा आपको रीसेल का भी मसला नहीं, आपको बहुत ज़्यादा शौक है लियाना का, तो ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन बस ये आपको फिर चीज़ें याद रखनी चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह इसकी महंगी है। तो बस यही थी आज की वीडियो। इसके अलावा ये है कि गाड़ी लेना ध्यान से। अब ये ना कि मैंने कह दिया ले लिया था, कोई भी लाना आके तो ले आए और फिर बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हो कि जी मैंने कहा था तो आप ख़राब ले आना ले आए। वो ख़राब ले आना आप अपनी गलती से लोगे। ले आना तब लो जब आपको पूरी गारंटी है कि ये गाड़ी जो है वो इसका कोई काम ख़राब नहीं किया हुआ किसी मैकेनिक ने, बिल्कुल जैसा आप कह लो कि आपके जानने वाले की गाड़ी है, फिर लो। अदरवाइज़ अरे गहरे से लाना उठाना रिस्क ही है। तो यही थी आज की वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।